आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पॉलिटेक्निक क्लासेस में। मित्रों, आज मैं आप सभी को आरबीटी का सेकंड चैप्टर पढ़ाने वाला हूं। आरबीटी जिन्होंने पहला हमारा लेसन नहीं लिया होगा, पहला लेक्चर नहीं लिया होगा, उनको नहीं पता होगा। आरबीटी बोले तो आर बोले तो रेलवे, बी बोले तो ब्रिज, सी बोले तो आपका टनल, है ना। आर मीन्स रेलवे, बी मीन्स ब्रिज, सी मीन्स आपका टनल। इसमें मैं आपको रेलवे का पार्ट पढ़ा रहा हूं। रेलवे में मैंने पहला चैप्टर आपको कंप्लीट कर दिया था। आज मैं आपको इस लेक्चर में सेकंड चैप्टर कंप्लीट कर दूंगा। मुश्किल से आप 18 से 20 मिनट हमारे साथ बने रहिए, आपका सेकंड चैप्टर पूरी तरीके से फिनिश हो जाएगा। इसमें जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, वही मैं आपको बताने वाला हूं यहाँ पर। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए पॉलिटेक्निक क्लासेस को। तो देखिए, हम पहले शुरू करते हैं। जो फर्स्ट ये वाला चैप्टर है, ये सेकंड चैप्टर में आपको लेसन का नाम है रेल ट्रैक सर्वे। रेल ट्रैक सर्वे मतलब रेल पथ सर्वेक्षण। रेल पथ सर्वेक्षण पहले में मैंने आपको रेलवे के बारे में इंट्रोडक्शन बताया, क्या होता है रेलवे, क्या इसमें करते हैं, कैसे इसको जानते हैं, कैसे ये आया, कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ इंडिया में, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। बट इधर हम करेंगे सर्वे उसका कैसे करेंगे। अगर हमें, क्योंकि देखिए हम लोग सिविल इंजीनियर हैं, सिविल इंजीनियर का काम सिर्फ इतना है, हमें लोकोमोटिव से इतना मतलब नहीं रहता जितना रेल ट्रैक से मतलब रहता है। लोकोमोटिव को सिर्फ हमें इसलिए पढ़ना पड़ता है थोड़ा बहुत, क्योंकि हमें जो पटरी बनानी है उस पर तो उसी को दौड़ना है, उसी को चलना है। तो क्या उसका लोडिंग होगा, क्या वो कितना वाइब्रेशन डेवलप करेगा, क्या उसकी प्रॉपर्टी है, इसके बारे में थोड़ा सा स्टडी करना पड़ता है। अदरवाइज हमें सिर्फ रेल के ट्रैक के बारे में हमें पता होना चाहिए, उसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। तो जानकारी करने के लिए, बनाने के लिए सबसे पहला जो काम होता है वो होता है सर्वे का। तो चलिए बात करते हैं फैक्टर विच अफेक्ट द रेल ट्रैक। कौन कौन से फैक्टर हैं जो रेल ट्रैक को अफेक्ट करते हैं, क्या क्या चीजें हम देखते हैं जब रेल ट्रैक हम बनाते हैं। तो कभी भी आपसे क्वेश्चन आए कि कौन सा फैक्टर है कि जो रेल ट्रैक को अफेक्ट करता है, तो आपके दिमाग में यही आना चाहिए। चाहे वो फैक्टर पूछे, चाहे वो पूछे कि आप क्या क्या चीजों को देखेंगे जब आप रेल ट्रैक बनाएंगे। तो इन दोनों क्वेश्चंस का मतलब एक होता है। तो कैसे 10 पॉइंट हैं। अगर आप पेपर में शॉर्ट में क्वेश्चन आता है 5 पॉइंट तक लिख के आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आराम से आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं फैक्टर विच अफेक्ट द रेल ट्रैक। कौन कौन से फैक्टर हैं जो रेल ट्रैक को अफेक्ट करते हैं। तो रेल पथ की गेज मैंने आपको बताया था। व्हाट इज द गेज? गेज इज द डिस्टेंस बिटवीन टू रेल। मतलब जो एक सिंगल रेल, यहां पर मैंने देखिए रेल दिखाया है, ये रेल है, ठीक है। इस दोनों, ये रेल है और एक ये रेल है, ये दोनों रेल की पटरियां हैं। अब इनके जो बीच का इनर टू इनर डिस्टेंस जो होगा वो क्या कहलाएगा? गेज, जिसको हम जी से डिफाइन करते हैं। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ गेज। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बता रखा है। अगर आपको नहीं पता है तो पहला लेक्चर देखे जाके, ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज। तो अगर हमारा ब्रॉड गेज होगा तो रेल का जो सेक्शन है, रेल का पटरी है, वो बड़ा बनेगा। अगर हमारा नैरो गेज होगा तो 1 मीटर का है तो उस हिसाब से वो छोटा बनेगा। अगर नैरो है तो और छोटा बनेगा। तो हमें ये देखना है कि जितना रेल पथ का गेज होगा उतना ही हमें ज्यादा खर्चा लगेगा, ज्यादा उसमें मेंटेनेंस रहेगा, ज्यादा मटेरियल लगेगा, ज्यादा पटरी का जो है वो स्ट्रेंथ ज्यादा होना चाहिए, स्लीपर उसी हिसाब से एडजस्ट होने चाहिए, भराव ज्यादा होना चाहिए। तो इसलिए फैक्टर अफेक्ट करता है रेल पथ का गेज, ठीक है। तो रेल गेज जो है वो एक अहम फैक्टर है जो आपका रेल जो ट्रैक है उसको आपका अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। फिर नियंत्रक बिंदु। नियंत्रक बिंदु कौन कौन से होते हैं? जैसे आप किसी गांव से रेल निकल रही है, किसी शहर से निकल रही है, तो वहां पर कंट्रोलिंग पॉइंट्स कौन कौन से होंगे, कौन से शहर से गुजरना है। क्योंकि रेल का मुख्य उद्देश्य है सर्विस प्रदान करना। सर्विस मतलब सेवाएं देना, ठीक है। रेल किस लिए बिछाई जाती है? रेल इसलिए बिछाई जाती है कि जो आम पब्लिक है वह उसमें सफर कर सके, अमीर से लेकर और एक निचले तबका एकदम हाशिए पे आया हुआ आदमी भी उस रेल से सफर कर सके, उसके घर तक, उसके नियरेस्ट प्लेस तक वहां पर सुविधा पहुंच सके। और हाईवे का काम यह होता है कि उसके घर तक पहुंच सके। इसीलिए जो घर से मैं आपको जब हाईवे पढ़ाऊंगा या हाईवे में बताया होगा कि जब हम घर से बाहर जो निकलती है वो सर्विस रोड कहलाती है। तो वो क्यों सर्विस रोड रहती है? बिकॉज क्योंकि वो उस घर तक आपको सेवाएं प्रदान कर रही है। तो रेल का भी यही काम है कि पब्लिक के नियरेस्ट प्लेस तक हम पहुंच जाएं, हम उसको सेवाएं दे पाएं। तो ये नियंत्रक बिंदु है। कौन से आवाज घर से निकलना है, कौन से शहर से निकलना है, कौन से कस्बे से निकलना है, ठीक है। और हॉस्पिटल कहाँ है, इसमें इंडस्ट्रियल एरिया क्या है, व्यवसायिक क्या है, इंस्टीट्यूशन बड़े बड़े क्या हैं। तो इस हिसाब से आप मेट्रो देखते होंगे, बहुत सारा मेट्रो में आप स्टेशन देखते होंगे, दिल्ली यूनिवर्सिटी,
लखनऊ यूनिवर्सिटी, है ना। तो इस तरीके से यूनिवर्सिटीज में उनके स्टॉपेज बनाए जाते हैं। किस लिए? क्योंकि वहां पर ज्यादा लोगों का आना जाना होता है और हमारा मेन एम है कि हम उसको पब्लिक को जो है वो सर्व कर सके, उनको सेवाएं प्रदान कर सके। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। पहला पॉइंट हो गया रेल पथ का गेज, सेकंड पॉइंट हो गया नियंत्रक बिंदु, एंड थर्ड पॉइंट इज स्थलाकृति। देखिए स्थलाकृति बहुत डिफरेंट होती है। कैसे? जब आप मैदानी एरिया में होते हैं तो आप ब्रॉड गेज का निर्माण करते हैं, जब आप पहाड़ी में होते हैं तब आप मीटर गेज का इस्तेमाल करते हैं, जब आप खानों में होते हैं, खदानों में होते हैं, तब आप क्या करते हैं? तब आप नैरो गेज का इस्तेमाल करते हैं या नहीं? तो स्थलाकृति का भी प्रभाव पड़ता है। हम ऐसे अगम रास्ते जहां पर हमारा चलना कठिन हो, जहां पर पहाड़ कटान करना पड़े, तो वहां पर हम ब्रॉड गेज का इस्तेमाल नहीं करते हैं। क्या इस्तेमाल करते हैं अभी मैं आगे एक बताऊंगा, एक रेल के बारे में बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है वो, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं बाढ़ क्षेत्र। बाढ़ क्षेत्र क्या होता है? अगर किसी रीजन में बाढ़ आई हुई है, बाढ़ का मतलब बारिश के द्वारा, नदी के द्वारा और ग्राउंड वाटर टेबल अप हो गया है, तो ऐसी दशा में, ऐसी सिचुएशन में हमें रेल ट्रैक को जमीन से ऊपर रखना पड़ता है। जब हम रेल ट्रैक को जमीन से ऊपर रखेंगे तो ग्रेडियंट भी चेंज हो जाएगा। व्हाट इज ग्रेडियंट? ग्रेडियंट मींस आपका स्लोप। कैसा स्लोप? लॉन्गिट्यूडनल स्लोप। जैसे रेल है, अब मान लीजिए हमारा रेल यहां पर है, मान लीजिए यहां पर हमारी रेल है कोई और हमें ले यहां जाना है, तो इस तीर पे चढ़ानी है कोई रेल, तो देखिए कैसे चढ़ाएंगे। आपका यहां मान लीजिए इस जगह मान लीजिए कोई भी टेम्पल है, ठीक है, और यहां आपका आवास है। फॉर एग्जाम्पल ये बता रहा हूं, ऐसा होता है लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में, ठीक है। तो यहां देखिए इस तरीके से रेल ले जाएंगे, ऊपर को ले जाएंगे या नहीं ले जाएंगे, ठीक है। तो आपका ये क्या है, होना ऐसे चाहिए हॉरिजॉन्टल, तो ये क्या बना, ये जो ढाल बनी दैट इज कॉल्ड ग्रेडियंट। ओके, तो ये इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा कौन कौन से ग्रेडियंट होते हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रेडियंट होते हैं, बहुत अलग अलग तरह के ग्रेडियंट होते हैं, ठीक है। तो चलिए, स्थल आकृति भी डिपेंड करती है, बाढ़ क्षेत्र भी डिपेंड करता है। अगर बाढ़ क्षेत्र ज्यादा हो जाएगा तो आपका ग्रेडियंट बढ़ जाएगा, उसका ऊंचाई बढ़ाएंगे, रेल का ऊंचाई बढ़ेगा। रेल का ऊंचाई बढ़ेगा तो भाई आज मान लीजिए उत्तर प्रदेश में बाढ़ आई हुई, इसका मतलब ये थोड़ा हिमाचल में भी बाढ़ आई हुई है, तो वहां से जब डाउन होगा, ठीक है, और अगर कोई यूपी की ट्रेन हिमाचल जा रही होगी तो वो ग्रेडियंट अप होगा। इस चीज को समझ रहे हैं ना भाई। भारत का जो मैप है उसका ढलान कैसा है? उसका ढलान है नॉर्थ से साउथ की ओर। तो नॉर्थ में जो ट्रेन होगा, अबे भाई हिमालय पे जब आप ट्रेन ले जाओगे तो वो ऊपर ग्रेड ले जाओगे या नीचे ले जाओगे? तो वो ऊपर ले जाओगे, तो उधर आपका ग्लेडर। तो आपको यह ध्यान रखना कि जिस एरिया में बाढ़ है उस एरिया में हमें विशेष तौर पर ध्यान रखना पड़ता है कि रेल ट्रैक हमारा धसे नहीं, इसलिए हम फिलिंग ज्यादा करते हैं, रेल ट्रैक को थोड़ा ऊपर ले जाते हैं। ऐसा तो है नहीं कि भाई बाढ़ क्षेत्र से हमें निकालना ही नहीं है, लेकिन अगर हमारे स्थल पर कहीं पोजीशन ऐसी है कि 10 किलोमीटर के एरिया में बाढ़ है, 10 किलोमीटर के बाद बाढ़ नहीं है, तो हम फिर बाढ़ रहित क्षेत्र से रेल ट्रैक गुजारेंगे। अदरवाइज हम दूसरा ऑप्शन भी देखेंगे, ठीक है। इतनी बात समझ गए। नेक्स्ट है आपका ज्यामितीय मान। ज्यामितीय मान मानक ग्रेडियंट, स्लोप, ठीक है, और आपका जो रेल का कैसा आप ट्रैक रख रहे हैं, ठीक है, कैसे उसकी अनुलंब ढाल हो रही है, ये सब चीजें आप ध्यान देंगे तो इसके ज्यामितीय मानक कितना डिग्री स्लोप आ रहा है, उससे ज्यादा डिग्री नहीं रखना है, कौन सा ग्रेडियंट रखना है, क्या उसके मानक हैं, उन मानक को पूरा करना चाहिए। फिर रेलवे स्टेशन पास में कौन से, आसपास में कौन से पड़ रहे हैं, कौन कौन से रेलवे स्टेशन कितनी कितनी दूरी पर रखना है, यह भी फैक्टर अफेक्ट करता है। नेक्स्ट है रेल सड़क क्रॉसिंग। जब भी हम रेल सड़क क्रॉसिंग की बात करते हैं, रेल क्रॉसिंग में क्या होता है कि मान लीजिए जब कोई रेल किसी रोड को क्रॉस करती है, इस तरीके से ये रोड है और ये रेल है, इस तरीके से जब क्रॉस करती है तो हमारी यह कोशिश होती है कि हम रेल को 90 डिग्री पर क्रॉस कराएं, 90 डिग्री पर क्रॉस कराएं, ठीक है। और 90 डिग्री पर क्रॉस कराने पर, 90 डिग्री पर क्रॉस कराने पर विजिबिलिटी अच्छी रहती है। जो रेल का जो मान लीजिए ये रोड है, अगर ये रेल गई है या ये रेल गई है
तो इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है, चाहे ये रेल जाए चाहे ये रेल जाए। तो इस सिचुएशन में आपको ये ध्यान रखना है कि अगर 90 डिग्री पर क्रॉस हो रही है कोई क्रॉसिंग तो विजिबिलिटी अच्छी रहती है, रोड पे जो क्रॉसिंग का एरिया है वो कम रहता है, तो पुल का निर्माण करना कम पड़ता है। दूसरा फायदा ये रहता है कि एक्सीडेंट होने के चांसेस कम हो जाते हैं, एक्सीडेंट होने के चांसेस कम हो जाते हैं। एक और चीज यहां ध्यान रखिएगा, एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूं। आप लोग जब कभी साइकिल से, अपनी बाइक से, अपनी कार से कहीं जाते होगे तो देखते होगे कभी मोड़ आता है, मोड़ आता है। जब आपका मोड़ आता है वहां पर किसी भी जगह पर, जिस तरीके से देखिए कहीं पर साउंड अगर आ रही है तो ये त्योहार का सीजन है, अगर साउंड आ रही है तो उससे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, आप पढ़ाई पर ध्यान देते रहिए। तो अगर मान लीजिए मोड़ आ रहा है यहां पर, तो मोड़ से फायदा क्या, आपको दिखाई नहीं देता है यहां पर कि क्रॉसिंग क्या है। तो रेल में यह ध्यान रखना है कि आपको 30 मीटर तक विजिबिलिटी होनी चाहिए, चाहे आपको साइड से वहां से पेड़ हटा दें या आपका ऐसा डायरेक्शन रखें कि 30 मीटर तक साफ साफ दिखना चाहिए रेल क्रॉसिंग में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगर रेल 90 डिग्री पर नहीं है, 90 डिग्री पर तो दिखाई ही देगी, अगर 90 डिग्री पर नहीं है तो 30 मीटर तक आपको दिखाई देना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं निर्माण सामग्री। निर्माण सामग्री क्या है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल। कंस्ट्रक्शन मटेरियल आपका बैलास्ट हो गया, स्लीपर हो गया, सीमेंट हो गया, स्टील हो गया। इसके लाने के लिए अच्छा ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा होनी चाहिए, आसपास का सड़क मार्ग अच्छा होना चाहिए, आसपास का जो एरिया है वहां से कहीं इंडस्ट्रियल एरिया भी होना चाहिए जिससे हम माल ला सकें। ऐसा ना हो जो कॉस्ट हमें 10 रुपए की पड़ रही है वो कॉस्ट हमें 50 रुपए, 100 रुपए या लाख रुपए ज्यादा पड़े, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो निर्माण सामग्री की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, कंस्ट्रक्शन मटेरियल की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, श्रमिक भी अवेलेबल होने चाहिए, श्रमिक मिल जाने चाहिए। अन्यथा जब श्रमिक नहीं होंगे तो फिर आपका काम कौन करेगा, कार्य कौन करेगा, यह भी एक समस्या रहती है। रेल राजनीतिक सीमाओं का भी बड़ा इफेक्ट पड़ता है। रेल की कंट्रोलिंग कभी भी ऐसी जगह पे नहीं होनी चाहिए कि अगर दूसरे देश से कभी विवाद हो जाता है, कोई विवादास्पद स्थिति आ जाती है तो उसके रेल के संचालन में वह देश उसमें बाधा उत्पन्न कर सके, ऐसी सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। तो यह भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसे आप देखते होंगे जो ट्रेन जो है आपका वो इंडिया से पाकिस्तान या इंडिया से बांग्लादेश जाती है, ऊपर वाला ना करे कभी किसी से रिलेशन खराब हो, और अगर खराब होते हैं तो उस डायरेक्शन में अभी पाकिस्तान से जब रिलेशन खराब हुए आफ्टर पुलवामा तो क्या हुआ, रेल ट्रैक बाधित हो गया, रेल स्टॉप हो गई, है ना। तो ये ऐसी सिचुएशन में जो पैसेंजर्स को जो परेशानी होती है उसकी भरपाई नहीं हो पाती, उसकी भरपाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है और देश को भी एक इकोनॉमिक लॉस होता है, क्योंकि यह जो है रोजगार देने का सिस्टम है। रेल रोजगार प्रदान करता है, रेल सर्विस प्रदान करता है, और एक चीज, रोजगार और सर्विस के द्वारा मुद्रा का प्रचलन होता है, मुद्रा इधर से उधर मूव करती है जिससे देश की इकोनॉमी बढ़ती है। ठीक है, तो यह भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो राजनीतिक सीमाओं में विवाद नहीं होना चाहिए, अगर विवाद है तो फिर रेल ट्रैक कभी भी सीमाओं के आसपास नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अलाइनमेंट ऑफ रेल ट्रैक इन हिली एरियाज। देखिए हिल एरियाज में अगर ये तो जो अगर रेल ट्रैक दो तरीके से, ग्राउंड एरिया में बिछाएंगे तो आप ब्रॉड गेज बिछाएंगे, अगर हिली एरिया में बिछाएंगे तो अलग अलग चीजें आती हैं, जैसे सुरंग आ गया, ब्रिज आ गया, आपका स्विच बैक आ गया, टनल आ गया। तो टनल बोले तो सुरंग, तो ऐसे संरेखण जिसमें जब भी आपसे पूछा जाए कि भाई रेल का संरेखण अलाइनमेंट ऑफ रेल ट्रैक कैसे होता है, अलाइनमेंट ऑफ रेल ट्रैक इन 2 एरियाज। कौन कौन से एरिया में, 2 एरिया में विभक्त करेंगे। पहला कौन सा एरिया विभक्त करेंगे, पहला लिखेंगे मैदानी भागों में, मैदानी भागों को बोलते हैं प्लेन एरिया। तो अलाइनमेंट ऑफ प्लेन एरिया में कुछ नहीं है, क्या है, सिर्फ ब्रॉड गेज बिछाएंगे, जैसे मैंने यहां पर आपको नॉर्मली बता दिया, इन चीजों का ध्यान रखते हुए, और रेल ट्रैक बिछा देंगे। बट इन द हिली एरिया या हिली रीजन्स आप रेल ट्रैक कैसे बिछाओगे, तो हिली एरिया में, हिली रीजन में रेल ट्रैक के लिए हम एक रेल का यूज करते हैं जिसको बोलते हैं, जब 3 डिग्री से ज्यादा, जब 3% से ज्यादा ढाल हो जाता है तो उसको बोलते हैं कि रेल जो है वो ढालू में है या रेल ढाल है। ठीक है, उसके लिए अलग से व्हील देना पड़ता है। तो रेल में एक अलग से व्हील देते हैं, उस व्हील को बोलते हैं पिनियन। क्या बोलते हैं, पिनियन बोलते हैं। रेल ट्रैक में अलग से एक व्हील प्रदान किया जाता है सेंटर में जिसको बोलते हैं पिनियन,
और इस पिनियन को रैक या पिनियन रेलवे, इस पूरे रेल ट्रैक को रैक या पिनियन रेलवे बोला जाता है। देखिए मान लीजिए यहां पर एक हम पट्टी और बिछा दें, इस जगह पर हम एक पट्टी और बिछा दें इस तरीके से सेंटर में, है ना, सेंटर में एक पट्टी और बिछा दें और रेल के जो रेल में दो पहिए होते हैं उसके बीच में एक पहिया लगा दें और वो पहिया कैसा हो, वो पहिया पिनियन हो। पिनियन बोले तो दांतेदार या कीलादार, ठीक है, इस तरीके से वो पहिया हो। यहां पर मैं आपको बना दे रहा हूं, इस तरीके से वो पहिया हो एकदम कोरोना वायरस की तरह, ठीक है। ये तो एक जो था इस तरीके से एक पिनियन। अब क्या करेगा, ये जो पटरी होगी जो यहां बिछाई है उसमें इस जगह जगह पर गड्ढे होंगे, इस तरीके से खांचे बने होंगे उसमें भी, ठीक है, यहां पर ऐसे इस तरीके से, समझ रहे हैं ना, ये इस तरीके से। तो क्या करेगी रेल, जब व्हील इस पर मूव करेगा, ये व्हील जो है ये इस पर मूव करेगा इस तरीके से, ठीक है, जब मूवमेंट होगा तो इसके ये टीथ इस जगह फंस जाएंगे। तो अगर स्लोप ज्यादा होगा तो रेल खिसकेगी नहीं, बैक नहीं होगी, फिसलेगी नहीं, वो दांतेदार पहिए पर चलती हुई चली जाएगी। तो इसको बोलते हैं रैक्ड एंड पिनियन रेलवे। क्लियर है, यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं अलाइनमेंट ऑफ रेल ट्रैक इन हिली एरियाज में देयर आर 4 टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट्स। कौन कौन से अलाइनमेंट्स होते हैं, इनको पेपर में सिर्फ आपके फिगर बनाने को आएगा, डिटेलिंग नहीं है इसकी, और डिटेल में है भी कुछ नहीं, क्योंकि ये एक फिगर है जो सेक्शन बनाया गया है जहां पर कुछ चीजें हैं, जैसे कहीं पर पहाड़ी पड़ गई, कहीं पर सुरंग बनानी है, कहीं पर ब्रिज बनाना है और कहीं पर रेल खत्म करनी है, मतलब वहां से शुरू है वहीं पर खत्म हो गई, स्विच बैंक है, रेल को स्विच करना है, ठीक है, एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में ले जाना है, इसके आगे नहीं जानी है ना। कहीं पर मान लीजिए हमारा मान लीजिए यहां पर इस जगह पर एक पहाड़ है, अब हमें रेल आगे नहीं ले जानी, तो पटरी ऐसे ले जाएंगे, फिर ऐसे लाके दूसरी जगह से वापस हो जाएगी, यहीं तक आएगी, यहां से फिर आगे कंटिन्यू चली जाएगी, है ना। तो उसको बोलते हैं स्विच बैंक। तो इसमें बफर स्टॉप होता है, ठीक है, वहां पर रेलवे स्टॉप कर देते हैं। तो देखिए ऐसी ये जो फिगर्स हमने बना रखे हैं, ये सेक्शन बना रखे हैं आपके, इसमें इन सेक्शंस में आपका नीलगिरी हो गया, दार्जिलिंग हो गया, है ना, या आपका कालका और शिमला रेल हो गया, रेल ट्रैक हो गया। तो इनके एक एग्जाम्पल्स हैं, या आप ये भी कह सकते हैं कि पहाड़ी क्षेत्रों के एग्जाम्पल्स हैं, सेक्शंस हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जिग जैग अलाइनमेंट की। जिग जैग अलाइनमेंट को हिंदी में बोलते हैं, अलाइनमेंट को हिंदी में बोला जाता है भैया संरेखण, ठीक है। जिग जैग बोले तो टेढ़ा मेढ़ा, तो टेढ़ा मेढ़ा संरेखण ये है, एकदम एस टाइप का कर्व होगा। मान लीजिए यहां पहाड़ी पड़ गई है, यहां पर पहाड़ी पड़ गई है इस तरीके से, और यहां पर भी पहाड़ी पड़ गई है इस तरीके से। तो आप क्या करेंगे, इन पहाड़ी के बीच में आपने क्या किया, इस तरीके से रेल ट्रैक इस तरीके से निकाल दिया। अब यहां पर जो ये RL लिखा है ये रिड्यूस लेवल है, मतलब अलग अलग जगह का स्लोप है, अलग अलग जगह की कितनी ऊंचाई है, कितनी ढाल है, ये सर्वे के द्वारा हम RL निकाल के और इस तरीके का ट्रैक स्थापित कर देते हैं। ग्रीन कलर से पटरी दिखाई गई है और ब्लैक कलर से क्या दिखाए गए हैं, उसके स्लीपर दिखाए गए हैं, या रेल ट्रैक को इसी सिंबल से आपको दिखाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं ब्रिज स्पाइरल अलाइनमेंट। इसमें क्या है कि मान लीजिए जैसे पुल के नीचे से ट्रैक पुल के ऊपर ट्रक जाएगी, पहले मान लीजिए कोई ट्रेन है वो यहां थी, अब ब्रिज के ऊपर है तो यहां से ऐसे जाएगी, अब एकदम से तो ट्रेन मुड़ नहीं सकती, तो थोड़ा स्पेस लेके मुड़ेगी, तो यहां पर ऐसे आएगी, इसके नीचे से जाएगी, नीचे से आते हुए इस तरीके से स्लोप लगाएगी और फिर स्लोप से ऐसे ऊपर को किसी भी डायरेक्शन में निकल जाएगी। नेक्स्ट बात, इसको बोलते हैं सेतु सर्पिल संरेखण या ब्रिज स्पाइरल अलाइनमेंट। ब्रिज स्पाइरल अलाइनमेंट, तो ब्रिज बोले तो सेतु, स्पाइरल बोले तो सर्पिल, अलाइनमेंट बोले तो संरेखण। नेक्स्ट है आपका टनल स्पाइरल अलाइनमेंट या सुरंग सर्पिल अलाइनमेंट। तो इसमें क्या है, कोई पहाड़ी है और पहाड़ी के बीच से हमने काटी है क्या, टनल। जब मैं आपको टनल पढ़ाऊंगा आगे तो टनल के बारे में बताऊंगा। एग्जाम में ध्यान रहे यहां सिर्फ यही फिगर बनाने को आएगा। इसी तरीके से आपको लिखना है अलाइनमेंट ऑफ रेल ट्रैक इन हिली एरिया, रैक ऑफ पिनियन रेल के बारे में बता देना है, 3% का स्लोप बता देना है 3 डिग्री का, कि 3 डिग्री से ज्यादा है, 13% से ज्यादा है तो आपका उसको क्या बोलते हैं, रेक ऑफ पिनियन रेल का। इस तरह का फिगर आपकी बुक में नहीं है, बट आप चाहें तो बना के दिखा सकते हैं, फिगर बनाने से मार्क्स ज्यादा मिलते हैं। और उसके बाद आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जिग जैग अलाइनमेंट, ब्रिज स्पाइरल अलाइनमेंट, टनल स्पाइरल अलाइनमेंट, स्विच बैक अलाइनमेंट, इस तरीके ये शॉर्ट में ही क्वेश्चन आएगा, लॉन्ग में क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप उसका एस कर्व, ब्रिज स्पाइरल कर्व, टनल कर्व,
आप बना सकते हैं। यहां देखिए सुरंग है, तो इस तरीके से रेल गई है और उसके बाद सुरंग के अंदर से ट्रांसफर हो गई है और ये सुरंग के साइड से निकल गई है रेल, तो इसको बोलेंगे सुरंग, सर्पिल, संरेखण। नेक्स्ट है बफर स्टॉप। बफर स्टॉप में क्या है, कोई रेल कहीं पर जाके, जैसे काठगोदाम पहले स्टॉपेज था, काठगोदाम से आगे ट्रेन नहीं निकलता था, आप इसको एक टाइप से टर्मिनल स्टेशन भी कहा जाता है ऐसी सिचुएशंस में। तो आपको क्या होता है, यहां तक गए फिर यहां पर आके रुक गए और कोई रेल आई यहां से फिर इधर चली गई, तो इस तरीके से शिफ्ट हो जाती है ट्रेन और उसी डायरेक्शन में वापस हो जाती है। यहां पर जगह पर बफर स्टॉप एक जगह लगा दिया जाता है, बफर स्टॉप जहां पर ट्रेन आके रुकती है। नेक्स्ट आप बात करते हैं भैया कि सर्वे फॉर रेल ट्रैक। तो सर्वे फॉर रेल ट्रैक में दो टाइप के सर्वे होते हैं, एक आपका ट्रैफिक सर्वे, एक आपका रेल रूट सर्वे। ठीक है, तो ट्रैफिक सर्वे क्या होता है, तो देखिए जब भी हम रेल बनाते हैं, रेल ट्रैक बिछाते हैं, तो उसके लिए गवर्नमेंट बजट पास करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में रेल आता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट बजट पास करती है। अब थोड़ा सा सहयोग स्टेट गवर्नमेंट भी देने लगी है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट की भी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने प्रदेश के वासियों को अच्छी से अच्छी सुविधाएं प्रदान करे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ जैसे भी उनका व्यवहार रहता है उस हिसाब से उनमें एक कैबिनेट सेक्रेटरी मिलके रेल ट्रैक को पास करवाते हैं, जो कैबिनेट सेक्रेटरी रेल मंत्रालय में होते हैं। उसके बाद फाइनेंस मिनिस्ट्री से वो पास हो जाता है बिल। तो जब बजट पास होता है उसके पहले के बहुत सारे काम इंजीनियर्स के होते हैं। कैसे होते हैं इंजीनियर्स, और प्लस वहां का जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उस एरिया का, उस रीजन का, वो तो क्या देखता है भैया, वो देखता है कि इस जगह पर कितने इंस्टीट्यूशंस हैं, कितनी कंपनियां हैं, रेल हमारा घाटे में तो नहीं रहेगा, नीड क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, इन फ्यूचर में आगे के 50 सालों में 100 सालों में इस जगह का भविष्य क्या है। यह सब प्लान करते हुए रेल ट्रैक बिछाया जाता है। तो हम देखते हैं यहाँ की पॉपुलेशन क्या है, पॉपुलेशन की ग्रोथ कैपेसिटी क्या है, पॉपुलेशन यहाँ से मूव करती है नहीं करती, कहने का मतलब वो उस खुद जानना चाहती है, या ऐसी जगह है कि वहां पर सेल्फ बिजनेस में लोग इन्वॉल्व हैं, बाहर चीजों में नहीं इन्वॉल्व हैं। एक्सपोर्ट कैसा हो सकता है, जैसे एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट है, क्या यहाँ से हो सकता है, क्या यहाँ पे कोई इंडस्ट्री है जो कच्चा माल ला सकती है और बना बनाया माल आप जो है वो प्रोडक्ट बाहर को सप्लाई करेगा। तो ये सब चीजें हमें देखकर तब रेल का सर्वे किया जाता है। तो इसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, ट्रैफिक सर्वे, मतलब यातायात सर्वेक्षण। नेक्स्ट है आपका रेल रूट सर्वे। रेल रूट सर्वे जो है वो 3 टाइप का होता है। रेल रूट सर्वे को फिर फर्दर क्लासिफाई किया गया है, फिर से क्लासिफिकेशन कर दिया गया है। किसमें किस क्लासिफिकेशन कर दिया गया है आपका, रिकॉग्निशन सर्वे में और प्रीलिमिनरी सर्वे में और डिटेल्ड सर्वे में। रिकॉग्निशन का हिंदी होता है अवीक्षण सर्वे। अवीक्षण सर्वे का मतलब होता है आपने बस एक तरफ देखा, एक कहिए कि रिकॉग्नाइज किया, ठीक है, देख लिया, अवीक्षण कर लिया, और उसके बाद उस जगह पर किसी जगह पर जब हम देखने जाते हैं, सर्वे करने जाते हैं, तो वहां क्या होता है, जब रेल रूट सर्वे करने जाते हैं तो हम देखते हैं कि भाई हमें कौन से रूट से निकालना है ट्रेन को। रेल बन गई कि आपका ट्रैफिक सर्वे हो गया कि हाँ भाई रेल बनेगी, बट कौन सा रूट हम फॉलो करें और कैसे कैसे हम सर्वे करें। तो उसके लिए हम रिकॉग्निशन सर्वे करते हैं। रिकॉग्निशन सर्वे में क्या होता है, रिकॉग्निशन सर्वे में क्या होता है कि आपका हम सबसे पहला काम करते हैं रिकॉग्निशन सर्वे में, वहां का एरियल मैप क्या है, एरियल मैप के बाद आपका रूलिंग ग्रेडियंट क्या है, वहां पर कंटूर कैसे हैं, वहां का ढाल कैसा है, तो इन सब का आकलन किया जाता है। जैसे मैं आपको बताता हूं, यहां पर सबसे पहले रिकॉग्निशन सर्वे में आपका एरियल मैप क्या होता है। एरियल मैप का मतलब है कि ऊपर का हम टॉप से सर्वे करते हैं, ठीक है, उसमें देखते हैं कहां कहां की लोकेशन कैसी है और इसमें कहां कहां ज्यादा स्पेस है, कहां हमें जमीन की उपलब्धता है, जहां पर हमें जमीन मिल सकने के चांसेस रहेंगे। तो इस तरीके से हम उसको बोलते हैं आपका एरियल मैप। ठीक है, ये देखिए मैं मिटा देता हूं क्योंकि इसके आगे थोड़ा सा बताते हैं आपको इसके बारे में। बस यही पॉइंट बचा है आपका, उसके बाद आपका ये अब खत्म हो जाएगा। तो रिकॉग्निशन सर्वे में एरियल मैप के बाद में आपका आता है कि रूलिंग ग्रेडियंट क्या है। रूलिंग ग्रेडियंट क्या चीज है, रूलिंग ग्रेडियंट मतलब नियंत्रक ढाल, कितना ढाल पे कौन सा आप कितनी ढाल दोगे रेल ट्रैक को, वो कहलाता है रूलिंग ग्रेडियंट। तो रिकॉग्निशन सर्वे में एरियल मैप देखते हैं,
उसका ग्रेडियंट देखते हैं, कंटूर देखते हैं, वहां पर आसपास में कौन सी सीमाएं लग रही हैं उस एरिया से जहां से रेल निकालनी है, इसके आसपास क्या है उसका पता लगाते हैं, गांव, शहर, रेल मार्ग, फिर इनका पता लगाते हैं, दिशा, ऊंचाई, वहां का लेवल कैसा है, ये सब पता लगाते हैं। और जब हम रिकॉग्निशन सर्वे करने जाते हैं, या हम का मतलब इंजीनियर करने जाता है, तो या आप करने जाएंगे, हम करने जाएंगे, तो हम क्या ले जाएंगे? तो देखिए हम क्या ले जाएंगे वो मैं बताता हूं आपको कि आपके साथ क्या जाएगा, कौन सा ऑपरेटर्स आप साथ ले जाएंगे उसके लिए। तो देखिए कि कौन सी चीज आप लेकर जाएंगे। तो लेकर जाएंगे आप अपने लेवल, कंपास लेकर जाएंगे, फिर आपको बैरोमीटर लेके जाएंगे, ठीक है, बैरोमीटर लेके जाएंगे, दाम मापने के लिए बाइनोकुलर लेके जाएंगे, बाइनोकुलर लेके जाएंगे, और क्या लेके जाएंगे, पेडोमीटर लेके जाएंगे, पेडोमीटर लेके जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके के जो जनरल चीजें हैं वो आपको लेके जाएंगे सर्वे करने के लिए। यहां पर कभी भी जमीन पर कोई फावड़ा ये चीज नहीं लेके जाएंगे, थोड़ा बहुत ले जा सकते हैं, काट छाट अगर घास वास है उस जगह पर, तो उसके लिए एबनी लेवल, कंपास, बाइनोकुलर और पेडोमीटर लेकर आप जाएंगे रिकॉग्निशन सर्वे में। यह प्रारंभिक एक सर्वेक्षण है, इससे हम बस इतना ही पता लगाते हैं कि वहां पर हम कुछ बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये क्या किस किस चीज की हमें इन फ्यूचर नीड पड़ेगी, वहां का माहौल कैसा है, वहां की पब्लिक कैसी है, पब्लिक कोऑपरेटिव है, क्या क्या चीजें हमें पब्लिक से डिमांड करनी है, वह हम सब पता लगाते हैं। अब देखिए भाई, नेक्स्ट सर्वे है आपका प्रीलिमिनरी सर्वे। प्रीलिमिनरी सर्वे में क्या करते हैं, प्रीलिमिनरी सर्वे में हम देखते हैं वहां पर कि कितना फिलिंग की जरूरत है। जब हम रिकॉग्निशन सर्वे कर चुके तो उसमें लेवल कर चुके तो हमको ये पता चल जाएगा भैया कि हमें कितना फिलिंग की जरूरत है, फिलिंग नहीं है तो कितना कटान की जरूरत है। तो क्या क्या की जरूरत है, कटिंग की जरूरत है, फिलिंग की जरूरत है, इनमें किस चीज की जरूरत है, इन दोनों में इसका पता लगाएंगे। कटिंग की और फिलिंग की किसकी आपको जरूरत है, वहां का ग्रेडियंट क्या है, ये जब कटिंग फिलिंग होगा तो ग्रेडियंट पता चलेगा, ठीक है। ग्राउंड वाटर टेबल क्या है, GWT, ग्राउंड वाटर टेबल, भौम जल स्तर, वहां का वाटर टेबल कैसा है, वहां पर पानी कितना ऊपर है, इससे यह पता चलेगा कि रेल ट्रैक को यह प्रभावित करेगा। अगर नीचे होगा तो प्रभावित नहीं करेगा, अगर ऊपर होगा तो हमें कुछ सुविधाओं का ध्यान रखना पड़ेगा, हमें इसका भी डिसीजन मेकिंग करनी पड़ेगी। फिर रोड क्रॉसिंग कैसी है, रोड क्रॉसिंग्स, उसके बाद आपका पासेस को हिंदी में बोलते हैं दर्रे, पासेस को क्या बोलते हैं, दर्रे, जैसे बोमडीला, जोजिला, लिपुलेख, ठीक है, थांगला, सिपकीला, बड़ा लाचा, तो ये डिफरेंट टाइप के दर्रे हैं। अगर पहाड़ी क्षेत्रों में हम कर रहे हैं तो दर्रे, फिर सीमाएं, बाउंड्रीज, ठीक है, बाउंड्रीज देखेंगे, और एक चीज देखेंगे, 15 से 20 किलोमीटर का जो एरिया है, 15 से 20 किलोमीटर का एरिया है, उसके बारे में गहन अध्ययन करेंगे, वहां की लोकेलिटी के बारे में, वहां का किस किस जगह से मटेरियल हम ला सकते हैं, उस जगह पर रेल ट्रैक कैसे ले जाएंगे, उन जगह खाली अवेलेबिलिटी जमीन की कितनी है, यह सब सर्वे जो है वो हम आपका प्रीलिमिनरी सर्वे में करेंगे। इस चैप्टर से यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता रहा हूं। सर्वे फॉर रेल ट्रैक अगर पूछा गया तो आपको लिखना पड़ेगा, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सर्वे, ट्रैफिक सर्वे एंड रेल रूट सर्वे। फिर ट्रैफिक सर्वे के बारे में आप लिखिए, रेल रूट सर्वे को 3 भागों में डिवाइड कीजिए, लिखिए कि रेल रूट सर्वे आर क्लासिफाइड इन फर्दर क्लासिफाइड आर इन 3 टाइप्स। फर्स्ट इज रिकॉग्निशन सर्वे, सेकंड इज प्रीलिमिनरी सर्वे। प्रीलिमिनरी सर्वे में आपका कटिंग, फिलिंग, ग्रेडियंट, ग्राउंड वाटर टेबल, रोड क्रॉसिंग, आपका पासेज, बाउंड्रीज और 15 से 20 किलोमीटर का एरिया, इसके बारे में लिखिए जो मैंने आपको यहां बताया है। चाहे तो आप इसमें पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं, जिससे एग्जामिनर को पढ़ने में आसानी होगी। नेक्स्ट आपका बात करते हैं भैया कि जो थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट क्या है आपका, उसमें आप कैसे करेंगे।
तो थर्ड पॉइंट है डिटेल्ड सर्वे। डिटेल्ड सर्वे में आपको प्लेन टेबल ले जानी पड़ेगी। प्लेन टेबल सर्वेइंग करेंगे तो प्लेन टेबल आपको ले जानी पड़ेगी। जब प्लेन टेबल ले जाएंगे तो यहां देखिए आप जरा, इस जगह पर हमने 2 रेल ट्रैक बनाए हैं। एक ये बना हुआ है, ऐसा मुझे बनाना है। जो ये ब्लैक कलर का है ये बलास्ट है, बलास्ट मतलब स्टोन। जो रेड का है ये रेल है, और जो आपका ये ग्रीन कलर में है ये स्लीपर है। ठीक है, स्लीपर्स लिख देते क्योंकि बहुत सारे हैं। ठीक है, तो हमें यह तो बना हुआ है, हमें ये जमीन मिली हुई है, इस तरीके से ये पूरा एरिया मिला हुआ है। अब इसमें यहां पर हमें रेल ट्रैक बिछाना है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे इस जगह पर, तो देखिए मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं। यहां पर ये जो डिस्टेंस है टोटल, ये कितनी है, ये आपकी 1000 मीटर है। 1000 मीटर क्लियर है, समझते जाइएगा। तो डिटेल्ड सर्वे में सबसे पहला काम क्या करेंगे, सबसे पहला भैया काम ये करेंगे कि इस पूरे 1000 मीटर को किस में बांट लेंगे, सबसे पहले 30-30 मीटर पर बांट लेंगे। कितने मीटर पर बांट लेंगे, 30-30 मीटर पर। 30-30 मीटर पर बांट कर हम क्या करेंगे, खूंटी लगाएंगे। खूंटी लगाएंगे मतलब खूंटी की इंग्लिश पेग्स। जो लोग सर्वे किए हैं उनको इनके बारे में पता होगा। तो 30-30 आपके मीटर के अंतराल पर, तो मान लीजिए हमारा ये पूरी 1000 मीटर है, ये 30 मीटर पड़ा, ये 30 मीटर पड़ा, ये 30 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 पड़ा, ये पड़ा। फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूं, तो आप ये समझिए कि भाई 1000 में तो 30-30 बहुत सारे हो जाएंगे, लेकिन यहां पर तो हमें आपको समझाना है कि कैसे करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे वो मैं बता रहा हूं। फर्स्ट स्टेप में पेक्स लगाएंगे, पेक्स एट 30 मीटर डिस्टेंस। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहां पर हमने भैया पेक्स लगा दिया, यहां पर हमने पेक्स लगा दिए, यहां पर हमने पेक्स लगा दिए, यहां पर 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 पेक्स लगा दिए। ठीक है, पेक्स लगाकर चेनेज कर लिया। चेनेज क्यों करेंगे भाई, सीधी डिस्टेंस और सीधी एक तो लाइन हो, और दूसरा काम क्या हो कि हमें डिस्टेंस भी मेजर हो जाए, तो चेनिंग करेंगे। तो चेनेज से हम ये लगा देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, फिर जब ये जो हमारा 30-30 मीटर के बाद हम क्या करेंगे, 300 मीटर पर हम क्या करेंगे भैया, 300 मीटर पर फिर निशान लगाएंगे। तो देखिए ये 1000 मीटर था, तो भैया हमने इसको 30, पहले ये 30-30 पे बांटा, 30-30 पे बांट लिया था ये। और खूंटी की जो लंबाई है वो कितनी है भैया, खूंटी की लंबाई कितनी है, खूंटी की हाइट कितनी है, 15 सेंटीमीटर। जो यहां पेक्स लगाए हैं उनकी हाइट कितनी है, 15 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, फिर 300 मीटर पर, 300 मीटर पर मतलब 1000 है तो 300 300 300 300 इस तरीके से। तो मतलब यहां पर कहीं 300 इधर आएगा, एक 300 इधर आएगा, एक 300 यहां आएगा, ये 100 बच जाएगा। तो इस जगह पर क्या करेंगे भैया, आप यहां पर फिर एक खूंटी लगाएंगे इस तरीके से, 300 पे इस तरीके से। तो 300 पे फिर खूंटी लगा दिए। इस खूंटी की ऊंचाई जो नीली वाली है, जो 300 पे लग रही है, ये कितने पे लगी भैया, 300 पर कितने पे लगी, 300 पर, 300 मीटर पर। और इस खूंटी की ऊंचाई कितनी हुई, इस खूंटी की देखो जो नीली खूंटी लगी है उसकी ऊंचाई नीले से लिख रहा हूं मैं, इस खूंटी की ऊंचाई है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पहला काम क्या किए, जो हमें रेल की जमीन मिली है और जहां पर रेल की पटरी बिछानी है, उस रेल की पटरी पर जब सर्वे वर्वे सब कर चुके होंगे, आप प्रिलिमिनरी सर्वे कर चुके होंगे, तो हम क्या करेंगे, सेंटर पॉइंट लेंगे। और सेंटर पॉइंट से हम क्या करेंगे, उसका 30-30 पहले 30 मीटर पर आप क्या करेंगे, मान लीजिए कोई रेल की लंबाई मैंने 1000 मीटर ले ली एग्जांपल के तौर पर, तो उसमें 30-30 मीटर पर पहले हम 15-15 सेंटीमीटर की खूंटी लगाएंगे। फिर 300 मीटर पर उसमें 30-30 सेंटीमीटर की खूंटी लगाएंगे। और जब खूंटी लगा देंगे 300 मीटर पर, जो आपका सॉरी यहां पर ये लिख लीजिए 300 नहीं है, ये 60 लिख लीजिए। ठीक है, तो 15 मीटर पर आप क्या करेंगे, 300 मीटर पर आप क्या करेंगे, 60 सेंटीमीटर की खूंटी लगाएंगे। तो पहली जो खूंटी है वो आपकी कितनी है, 15 सेंटीमीटर की 30 मीटर पर, और दूसरी खूंटी जो है वो 300 मीटर पर 60 सेंटीमीटर की खूंटी लगा लेंगे। ध्यान रखिएगा यहां 60 कर लीजिएगा, 60 सेंटीमीटर की खूंटी लगा लेंगे। जब 60 सेंटीमीटर की खूंटी लग जाएगी, फिर हम क्या करेंगे, 1000 मीटर पर, ये जो मैंने 1000 मीटर बताया, पहले भैया देखो, पहला तुमने एक यहां पर फिर से देख लीजिए आप, ये रेल ट्रैक था, पहले मैंने इसको डिवाइड किया
30-30 मीटर पर। कितने मीटर पर भैया किया? 30-30 मीटर पर। कितने मीटर पर किया? 30-30 मीटर पर डिवाइड किया। जब 30-30 मीटर पर डिवाइड किया तो हमने भैया इसमें जो डिवाइड करके 30-30 मीटर पर छोटे छोटे टुकड़ों में 15 सेंटीमीटर की खूंटियां लगा दी। हर जगह पर 15 सेंटीमीटर की खूंटियां लगा दी। अब हमने दूसरा काम किया, जब भाई हम इसको 3-300 पर डिवाइड कर रहे हैं। कितने पे कर रहे हैं? 3-300 पर डिवाइड कर रहे हैं। कितने पे कर रहे हैं? 3-300 पर डिवाइड कर रहे हैं। तो हमने खूंटियां कितने की लगाई? तब हमने खूंटियां लगाई भैया 60 सेंटीमीटर की। ठीक है, 60 सेंटीमीटर की खूंटियां लगाई। अब हम क्या करेंगे? 1000 मीटर पर जब पहुंचेंगे फिर 1000 मीटर का देखेंगे तो इस तरीके से ये कितना है? 1000 मीटर। 1000 मीटर पर क्या करेंगे? 1000 मीटर पर क्या करेंगे? एक चिनाई का पिलर बनाएंगे। कितने का? किसका पिलर बनाएंगे? चिनाई का पिलर बनाएंगे। एक बहुत बड़ा चिनाई का इस तरीके से पिलर बनाएंगे जिसको बोलते हैं बुर्ज या बुर्जिका। ठीक है, अब ये सब काम क्यों करते हैं इसको भी जरा समझने की आवश्यकता है। देखिए, जब भी हम कोई काम करते हैं, आपने अपने घरों में अगर आपका द्वारा है या आपके बाहर की जमीन है, उसको जब लेवल करते हैं तो क्या करते हैं? क्या पूरे भर में शुरू हो जाते हैं लेवल करना? ना, एक कोने से स्टार्ट करते हैं। तो कभी भी आपको कोई मिट्टी बराबर करनी है, कोई जगह बराबर करनी है, तो आप क्या करिए? उस जमीन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लीजिए। पहले ये टुकड़ा सही कर लीजिए, फिर दूसरा सही कर लीजिए, फिर तीसरा सही कर लीजिए, फिर उन 3 टुकड़ों को एक साथ लेवल में देखिए। यही तो काम करते हैं। जब आप छत बना रहे होते हैं, अपनी छत बना रहे होते हैं, तो मिस्त्री क्या काम करता है? अगर छत में 2 पाइप पड़े तो आधी छत को एक पाइप में स्लोप ढाल मिलाता है, आधे को एक भाग में मिलाता है। यही काम करता है। तो छोटे छोटे टुकड़े से फिर बड़े टुकड़े को, पहले हमने छोटे छोटे 30-30 मीटर का देख करेंगे, फिर हम उसको एक बड़े एरिया में देखेंगे 300-300 मीटर पर, फिर हम पूरे बड़े एरिया में देखेंगे 1000-1000 मीटर पर। समझ गए ना भाई? उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं। ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट हो गया आपका, फर्स्ट पॉइंट हो गया आपका यहाँ 60 सेंटीमीटर तक, और थर्ड पॉइंट हो गया आपका ये 1000 मीटर तक। इसको भी हम पॉइंट्स में डिटेल्ड कर लेते हैं। तो एक बार फिर से मैं रिवाइज कर देता हूं कि इन द डिटेल सर्वे वी फर्स्ट यूज 30 सेंटीमीटर पर 30 मीटर पर 15-15 सेंटीमीटर के पैक्स लगाएंगे, एंड आप क्या करेंगे? 300 मीटर पर 60-60 सेंटीमीटर के पैक्स लगाएंगे। इट इज द सेकेंड पॉइंट। एंड जो थर्ड पॉइंट है उसमें 1000 मीटर पर आप क्या करेंगे? एक पिलर का निर्माण करेंगे या एक बुर्जिका का निर्माण करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर क्या करिए? 30 मीटर पर आप क्या करिए? मध्य रेखा का भी निर्माण कर लीजिए। मध्य रेखा के लेवलिंग ले लीजिए। जो 30 मीटर ये किया है इसमें क्या करिए? लेवल ले लीजिए। क्या करिए भैया? लेवल ले लीजिए। लेवल ले लेने के बाद फिर क्या करेंगे आप? इसमें क्रॉस सेक्शन, और क्रॉस सेक्शन यहां पर जब 30 सेंटीमीटर जब आप 30-30 सेंटीमीटर में छोटा छोटा तोड़ लिया है तो यहां पर आप लेवल करिए, इसके क्रॉस सेक्शंस बनाइए, क्रॉस सेक्शंस के लिए ड्राइंग बनाइए। ये सब काम हम शुरू कर देंगे। ठीक है, और मध्य रेखा से 15-15 सेंटीमीटर की दूरी भी कवर कर लीजिए। 15-15 मीटर की दूरी। ठीक है, सेंटीमीटर नहीं है, 15-15 मीटर है। ठीक है, ध्यान रखिए। 15-15 मीटर की दूरी कवर करते हुए चलिए, उसको बराबर करते हुए चलिए। यह सब जब कर लेंगे तो फिर जो थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट आएगा उसमें क्या होगा? पुल और सुरंग का विवरण कर लीजिए। पुल और सुरंग क्या है? देन फिर क्या करेंगे? प्लेन टेबल सर्वे बनाएंगे। क्या करेंगे? इसको मैं मिटा देता हूं। प्लेन टेबल नहीं, मिटाता नहीं हूं, साइड में बता देता हूं। प्लेन टेबल सर्वे करेंगे। क्या करेंगे भैया? प्लेन टेबल सर्वे करेंगे। प्लेन टेबल सर्वे में क्या करेंगे आप? इस तरीके से प्लेन टेबल सर्वे करेंगे। लेकिन इस सर्वे में एक चीज ध्यान रखेंगे। प्लेन टेबल में क्या ध्यान रखेंगे? कि 300 मीटर चौड़ी, 300 मीटर चौड़ी जो पट्टी है, 300 मीटर मतलब जो रेल ट्रैक है उसके 300 मीटर पर क्या क्या पड़ रहा है उसको भी प्लेन टेबल में बहुत अच्छे से विस्तृतवार आप उसको बताएंगे कि इसमें क्या क्या चीजें, भवन पड़ रहा है, नदी पड़ रही है, नाले पड़ रहे हैं, क्या पड़ रहा है, ये सब आपको बताना पड़ेगा। कि प्लेन टेबल में जो आपका मेन रोड है, मेन आपका रेल ट्रैक है, उससे 300 मीटर पर। ठीक है, तो मैं एक बार इसको फिर से डिटेल्ड सर्वे को फिर से एक बार बता देता हूं जिससे आपको यहां समझने में दिक्कत ना हो। तो बड़े आसानी से मैं बता देता हूं, आपको कुछ नहीं करना, बस दिमाग में रखना। उसके बाद शब्दों में तो आप लिख ही लोगे। इंजीनियर हो आप लोग सभी लोग, तो सर्वे में शब्दों में लिखना तो इंजीनियर का 1 नाइट फाइट और ये सब उनके लिए खेल रहता है। तो बताते हैं डिटेल सर्वे में सबसे पहला काम क्या करें। सबसे पहले डिटेल सर्वे में एक जमीन जहां पे करना है
तो वहां जाएंगे, वहां जाके सबसे पहले क्या करेंगे, साफ सफाई करने के बाद, साफ सफाई करके प्रिलिमिनरी सर्वे में साफ सफाई कर चुके होंगे, तो उसके बाद वहां 30-30 आपके मीटर पर 15-15 सेंटीमीटर के पैक्स लगाएंगे। 15-15 सेंटीमीटर के जब पैक्स लगा चुके होंगे तो आप क्या करेंगे, फिर 300 मीटर पर फिर 60 सेंटीमीटर की खूंटी लगाएंगे। 1000 मीटर पर आप क्या करेंगे, पिलर का निर्माण करेंगे। पिलर का निर्माण करने के बाद जो 30 मीटर वाली रेखा है इसमें इस लेवलिंग करेंगे, क्रॉस सेक्शंस बनाएंगे। क्रॉस सेक्शंस बनाने के बाद जो इसकी दूरी 15-15 मीटर दोनों की दूरी, उसमें भी लेवलिंग लेंगे। मतलब इस यहां का तो लेवल लेंगे ही लेंगे, आसपास के 15-15 मीटर का खुद लेवल लेंगे। लेवल लेने के बाद फिर आप क्या करेंगे, पुरंग और सुरंग अगर बन रही है, हिली एरियाज है तो उसका विवरण लेंगे। सुरंग बनने के बाद फिर प्लेन टेबल पर 300 मीटर पर जो भी आपका चीजें बन रही हैं उसका विस्तृतवार प्लेन टेबल पर निर्माण करेंगे। तो इस तरीके से आपका पूरा सर्वे हो जाएगा, पूरी लेवलिंग हो जाएगी, कितनी फिलिंग आएगी, कितनी कटिंग आएगी, क्या होगा वहां आपको सब पता चल जाएगा। फिर सॉइल की टेस्टिंग हो जाएगी, सॉइल की प्रॉपर्टी पता चल जाएगी और हमें पता चल जाएगा कि हमें रोड जो सॉइल का कितना स्टेबलाइजेशन करना है, कितना बेलास्ट डालना है, कितना मटेरियल डालना है और रेलवे का कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको यहाँ पर पूरा आपका सेकंड चैप्टर बताने का कोशिश किया है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। होली का त्योहार है, आसपास थोड़ा शोर जी ज्यादा है, लेकिन आप सिर्फ पढ़ाई पर कंसंट्रेट कीजिए। ऐसे लाइव क्लास में थोड़ा बहुत शोर होता रहता है, इस चीज को आप इग्नोरेंस करते रहिए। और एक चीज हम बता देते हैं, जो मैं वेस्ट वाटर एंड वाटर ट्रीटमेंट आपको पढ़ा रहा हूं उसमें आप लोग अभी लेक्चर्स को कम देख रहे हैं, या हम समझ भी पा रहे हैं। उसका रीजन है आपका त्योहार का आना, लेकिन त्योहार से भी ज्यादा आपका पढ़ाई रहती है। मैं ये कहूंगा घंटे 2 घंटे त्योहार में भी पढ़ाई को देते रहें। हम भी बहुत ज्यादा लोडिंग करके आपको नहीं सब्जेक्ट दे रहे हैं, बस हमारा काम क्या है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका जो आए पेपर में वह पूरा समझ में आ जाए। तो ठीक है, तो हमारे चैनल को, और एक चीज, हमारे चैनल का बढ़ाने का काम, उसको आगे ले जाने का काम, ये सब आप लोगों का है। हम सिर्फ यहाँ मेहनत कर सकते हैं, आप पर विश्वास जता सकते हैं, आप अपने फ्रेंड्स तक, अपने फ्रेंड सर्कल तक पहुंचाने का काम आपका है। आप अगर एक इंजीनियर को, इंजीनियर मतलब कि जो लोग हैं, हम लोग एक इंजीनियर हैं, आप फ्यूचर में हैं और हम करंट में हैं, तो एक दोनों का एक रिलेशन है, उसको स्ट्रांग करने का आप भी प्रयास कीजिए, आप भी चैनल को पहुंचाइए। और अगर हम, हमारी वजह, आपकी वजह से अगर हम बढ़ रहे हैं तो इसमें आपकी भी बढ़ोतरी है कि आप हमारे वहां से पढ़कर जा रहे हैं। अगर हमारा कहीं नाम होता है, और हम लोग ये जो काम कर रहे हैं इसमें फाइनेंस या पैसे के लिए इतना नहीं है जितना काम जो है वो फेमस होने के लिए है। हम भी और आप भी ये चाहते हैं कि हमारा भी पॉलिटेक्निक का भी उत्तर प्रदेश में नाम हो। ठीक है, पॉलिटेक्निक क्लासेस का यूपी में नाम हो कि हाँ भाई बहुत सारे लोग हैं, लेकिन अब इंजीनियरिंग फील्ड का भी दबदबा होना चाहिए। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू।